पिछले भाग में आपने देखा कि बहुत सोचने और समझने के बाद रवीना सारांश से शादी तो कर लेती है, पर कहीं न कहीं एक पति की तरह सारांश का न होने से वह बहुत उदास रहती है। क्या सारांश ठीक हो पाएगा? क्या होगा रवीना का अगला कदम? देखिए अब आगे। सारांश कभी-कभी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह पेश आता था, तो कभी एकदम बड़ों की तरह नॉर्मल व समझदार लगता था। एक बार तो सारांश नहाते हुए मम्मा मम्मा कहकर चिल्लाने लगा। जब रवीना अंदर देखने गई तो उसने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। क्यों आ गई इधर? मम्मा को बुलाओ। बाथरूम में छिपकली देखकर वह उस दिन बहुत हाइपर हो गया था। फिर अगले कुछ मिनट बाद वह बड़े मज़े से टीना को होमवर्क करवा रहा था। उसके इस रवैये को याद करके सास बहू खूब हंसी थी। रवीना बड़े सब्र से उसके साथ पेश आती थी। टीना भी उसे अब अच्छी तरह से समझने लगी थी। वह उसे अपना पिता ही मानती थी, वह पिता जो उसका दोस्त भी था। अपने पिता तो उसे याद भी नहीं थे। उस समय वह महज 2 साल की बच्ची ही तो थी। उसने अपने पापा को तस्वीर में ही तो देखा था। दोनों के चेहरे एक जैसे होने से कभी लगा नहीं कि उसके असली पिता नहीं हैं। रवीना अपने नर्सिंग की जॉब के साथ साथ घर का और सारांश का भी बहुत ख्याल रख रही थी। डॉक्टर चंद्रा रवीना को बहू के रूप में पाकर बहुत खुश थी। वह बहुत अच्छी सास साबित हुई। टीना को भी वह अपनी सगी पोती की तरह ही प्यार करती थी। सुरेश की मौत के बाद जो रिश्ते खो गए थे वे इतने सुंदर रूप में फिर से मिलेंगे, ये रवीना ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक दिन रवीना डॉक्टर चंद्रा से पूछा, माँ सारांश के बारे में और डिटेल में बताइए ना, जिससे मुझे उन्हें समझने में आसानी हो। तब उन्होंने बताया, मेरा बेटा बहुत होशियार, होनहार, मीठे स्वभाव का लड़का था। घूमना फिरना, हंसी मजाक करना उसकी आदत थी। बहुत दयालु भी था मेरा बेटा, बहुत शांत भी था। गुस्सा तो इसे कभी आता ही नहीं था। दिमाग की हालत डामाडोल होने से पहले सारांश एमबीए कर रहा था। वहीं कॉलेज में एक लड़की से प्यार करने लगा था। 2 साल तक उनका प्यार चला। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा से पहले ही उस लड़की को सारांश से भी अधिक अमीर लड़का पसंद आ गया और वह उसे धोखा देकर दूसरे लड़के के साथ चली गई। उसने सारांश के प्यार को ठुकरा दिया। उसके प्यार के बदले में उस लड़की ने 2 टूक जवाब दे दिया। उसने कहा, इस लड़के के आगे तुम्हारी कोई हैसियत भी नहीं है। सारांश ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसी मानसिक परेशानी में उसका एक्सीडेंट हो गया था। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। इसे एक बीमारी होती है। इस बीमारी में जिसमें कुछ सालों की यादें दिमाग में रह जाती हैं और कुछ भूल जाती हैं। सारांश के बारे में ये कड़वा सच बताते हुए डॉक्टर चंद्रा की आंखों में आंसू आ गए। समय बीतता गया। धीरे धीरे सारांश ठीक हो रहा था। रवीना और सारांश का रिश्ता पति पत्नी होने के बावजूद भी दोस्ती का था। कभी कभी उसे लगता कि शायद सारांश ठीक है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव करता, मगर कभी उसकी कुछ ऐसी हरकतें उसे अपने फैसले पर सोचने को मजबूर कर देती। मगर अब क्या हो सकता था? डॉक्टर चंद्रा रवीना की मन की हालत को अच्छी तरह समझती थी। वह उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा सब्र एक दिन रंग लाएगा। मुझे पूरा यकीन है तुम पर भी और ऊपर वाले पर भी। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। रवीना सब्र और लगन से सारांश की देखभाल करती रही। अब वो उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गई थी। उसे अपने इस जीवन में कोई कमी नहीं थी। जब उसे अपने घर वालों की याद आती थी तो उसका मन बेचैन हो जाता था। जब से उसने शादी का फैसला घर वालों को बताया था, तब से उसे कोई मिलने नहीं आया था। ना ही वह वहाँ गई थी। अब तो लोग उसकी आवाज़ सुनकर भी फ़ोन काट देते थे। हार कर उसने भी उन लोगों से ताल्लुक़ तोड़ दिया था। भला ताली एक हाथ से ही थोड़ी बजती है। वह आज कुछ ज़्यादा ही उदास थी। 5 साल पहले आज ही के दिन उसका और सारांश का विवाह हुआ था। आज वैलेंटाइन डे भी है। दुगनी खुशी का दिन है, मगर क्या उसके जीवन में वह खुशी है जो होनी चाहिए? हालांकि उसके पास धन दौलत, सुरक्षा, पति का नाम, माँ के बराबर सासू माँ, एक प्यारी सी बेटी और एक दोस्त के रूप में पति है, मगर जीवन साथी के रूप में पति का स्थान तो अभी भी खाली है। शाम 4 बजे डॉक्टर चंद्रा ने रवीना को बुलाकर कहा, रवीना बेटा, तुमसे एक काम है। जी माँ, कहिए। मेरी एक महिला मित्र है जो ग्रीन पार्क में रहती है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो नर्स रखी थी वह आज नहीं आई है। अगर तुम्हें बुरा न लगे, क्या तुम कुछ घंटों के लिए उनकी बेटी को संभाल लोगी? तो एक मानसिक रोगी है और तुम अच्छी तरह से केयर कर लोगी। कोई बात नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी। तैयार हो जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। और हाँ, शाम को आते हुए पार्लर भी हो आना। क्यों पार्लर क्यों? उसकी क्या ज़रूरत है माँ? अरे तुम्हारी शादी की सालगिरह है, अच्छे से तैयार होना तुम्हारा हक है। मुझे और टीना को भी अच्छा लगेगा, सारांश भी खुश हो जाएगा। सासू माँ की बात सुनकर रवीना के दिल में एक टीस उभरी, पर सामने उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया।
डॉक्टर चंद्रा ने एक साड़ी देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से सालगिरह का तोहफा है, आज शाम को ये पहनना। जब से शादी हुई है वे हर साल उसे तोहफे में कुछ न कुछ देती हैं। बुझे मन से उसने उनका तोहफा ले लिया और ड्राइवर के साथ चली गई। रात को 7 बजे के करीब ड्राइवर लेने आ गया। उसने उसे पार्लर में छोड़ दिया। पार्लर वाली ने उसे बहुत सुंदर ढंग से सजाया था। अपने आप को देखकर वह हैरान रह गई। गहरे गुलाबी रंग की साड़ी में वह बहुत सुंदर लग रही थी। इतनी सुंदर तो वह शादी के दिन भी नहीं लगी थी। जितना रूप उस पर आज चढ़ा था उतना उससे पहले कभी नहीं आया था। पर दूसरे ही पल वह उदास हो गई। क्या फ़ायदा इस रूप सिंगार का जब सारांश को इससे कोई सरोकार ही नहीं है। उसके दिल में एक दर्द की लहर सी उठी। ड्राइवर उसे लेने आ गया। वह घर पहुंची तो हैरान रह गई। पूरा घर गुलाबी और सफ़ेद फूलों से सजा हुआ था। गुलाब के फूलों की भीनी सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। मेन गेट से लेकर कॉरिडोर तक लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ था। उसके कदम रखते ही गाना बजा, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। वह हैरान होकर अंदर आ रही थी। हॉल में धीमे धीमे लाइट जल रही थी। उसके अंदर आते ही तेज़ रोशनी से हॉल चमक उठा। सरप्राइज, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी वैलेंटाइन डे की आवाज़ चारों ओर से गूंज उठी। उस समय तो वह चक्कर खाकर गिरते गिरते बची जब उसने सूट बूट में सजे सारांश को घुटने पर बैठे देखा। एक हाथ में अंगूठी लिए हुए था और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर रखा था। विल यू बी माई वैलेंटाइन डियर, माई डियर वाइफ। वह देखती रह गई। अरे जल्दी से हाँ कर दो ना, मेरे पैर दुख रहे हैं। यह नर्स किस काम आएगी, उसने भी शरारत से हंसते हुए कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठा। सारांश ने कहा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर। रवीना शर्मा कर पीछे हट गई और उसने भी सारांश को एनिवर्सरी की बधाई दी। खुशी के साथ उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। उसकी माँ, भाई, भाभी और भतीजे वहाँ खड़े थे। हैरान होकर वे दौड़कर उनसे मिलने पहुँच गई। आंखों से आंसू बह निकले। सारे गिले शिकवे आज आंसू बनकर बह गए थे। सारांश ने सबका अभिवादन किया और रवीना का हाथ पकड़ कहा, चलो रवीना केक काटते हैं वरना हमारी प्रिंसेस टीना नाराज़ हो जाएगी। आप सब लोग भी आइए प्लीज़। डॉक्टर चंद्रा और टीना ये देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। रवीना समझ गई थी कि ये सब इनकी प्लानिंग थी। इसका मतलब कि सारांश बिल्कुल ठीक हो चुका है। लेकिन कब? उसकी आंखों में मचलते सवालों को देखते हुए डॉक्टर चंद्रा ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता भाई, अपने पति से ही पूछो। आज उसने सारे जहान की खुशियाँ मिल गई थी। उससे ज़्यादा उससे हैरानी तब हुई जब सारांश ने उसके हाथ में पेरिस की 2 टिकट रखी थी। 2 दिन बाद वे पेरिस जा रहे थे। अरे पिछले हफ्ते ही तो बातों बातों में सारांश ने पूछा था कि उसे कौन कौन सी जगह पसंद हैं। तब उसने अपने देश के कई शहरों के नाम लिए थे। तब सारांश ने कहा था इंडिया के बाहर कौन सा देश पसंद है। तब उसने पेरिस बताया था। ओह अच्छा, तो ये जनाब तब ठीक हो चुके थे, तभी मुझे चुपके चुपके निहारा करते थे। मेरी नज़र पड़ते ही चेहरे के भाव बदल लेते थे। अब समझ में आ गया। मैं उसकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। तभी डॉक्टर चंद्रा ने अनाउंसमेंट की कि आज से मेरी बहू मेरे अस्पताल में बराबर की पार्टनर है। उन्होंने एक फ़ाइल देते हुए उसे गले लगा लिया। और एक बात, हनीमून से आने के बाद सारांश अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करेगा और ये अस्पताल चलाएगा। मैं अब थक गई हूँ। अब तो उन्होंने एक फ़ाइल देते हुए उसे गले लगा लिया। और एक बात, हनीमून से आने के बाद सारांश अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करेगा और ये अस्पताल चलाएगा। मैं अब थक गई हूँ। अब तो मैं आराम करूँगी। सही अर्थों में आज खुशियों की शुरुआत हुई थी रवीना की ज़िंदगी में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। कहानी देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।